दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मैं दे रहा हूं दुनिया के दो तानाशाहों का। ऐसे तानाशाह जो आज तक याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कालखंड में दुनिया के लोगों को एकदम वो याद दिला दिया जिसको वास्तव में तानाशाह कहते हैं। तानाशाही का एक स्वरूप उनको आज तक जमाना भुला नहीं पाया, दुनिया भुला नहीं पाई है, और उनका नाम लिया जाता है। कभी भी अगर किसी की तुलना की जाती है तो उनसे तुलना की जाती है। तो वो दो नाम कौन कौन से हैं? एक तो नेपोलियन और दूसरा हिटलर। तो नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस से रिलेट करते हैं और एडोल्फ हिटलर जर्मन से। क्या इनके सामंजस्य है इनकी कुंडलियों में, इनके लाइफ स्टाइल में, इनके लाइफ में? वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि प्लैनेट्स हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम इसको एस्केप नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी चाहें। आपको इन दोनों कुंडलियों में समानता से पता चलेगा, घटनाओं से पता चलेगा, और ओवरऑल जब उनका लाइफ आप देखेंगे तो कहेंगे यस, इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं उससे व्यक्ति एक अलग तरह का व्यक्ति निकल के आता है, उसकी जैसी प्लैनेटरी पोजीशन होती है। तो देखिए, ये एडोल्फ हिटलर की प्लैनेटरी पोजीशन मैंने दी है और ये इनका D9 दिया है एडोल्फ का। ये नेपोलियन का लग्न चार्ट है और ये इनका D9 है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, इनका जन्म और इनके आगे की, और फिर आप जरा देखते हैं किस तरह से सैटर्न, शनि, अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है मनुष्य के लाइफ में। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत पीक तक जाते हैं, लगता ही नहीं है कि इतने ऊंचे जा सकते हैं, और जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो रातों रात नीचे ऐसे गिरते हैं जिसका भी पता नहीं चलता है। यह सब सैटर्न का किया धरा होता है, जो कि राहु के साथ मिलकर बहुत कुछ करता है, ऐसा कुछ करता है जो हमें पता नहीं रहता है। और व्यक्ति कहता है मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये क्या हो गया, मैं पतन के मार्ग पे कैसे चला गया, मैं पतित कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया मेरा सब कुछ। तो देखिए जरा ये कुंडलियां आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 89 में आपको पता होगा जन्म एक और हुआ था भारत में, जवाहरलाल नेहरू जी का, जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। उनकी भी कभी हम आपको विवेचन देंगे। ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो टाइम हम लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड बता देते हैं। 13 ईस्ट इनका जो है लॉन्जिट्यूड था और 48-26 लैटिट्यूड था। यहां पे इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1989 को। क्या हुआ? एक कॉबलर के घर में जन्म हुआ था इनका। कॉबलर का मतलब जो ये लेदर वगैरह का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। 13 वर्ष की एज में इनकी मदर की डेथ हो गई थी, और 15 वर्ष की एज में इनके पिताजी चल बसे थे। इस तरह से एक अनाथ परिस्थिति जिसको कहते हैं, वो 15 साल की एज में इनको मिल गई थी। फिर इसके बाद इन्होंने संघर्ष किया 8 वर्ष तक, ड्राफ्ट्समैनशिप जो ड्राफ्टिंग होती है उसका कोर्स किया, और उसके बाद में इन्होंने अपने जीवन का एक नया मार्ग चुना। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं दोनों का विवेचन आपको दे रहा हूं। इसी तरह से आगे कई दुनिया की महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज का विवेचन भी मैं आपको दूंगा जैसे जैसे समय मिलेगा। मैं बता चुका हूं मेरे पास बहुत सारे अपलोड करने के लिए वीडियोस तैयार हैं, तो बिल्कुल आप उनके लिए तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इन दोनों में आप समानता देखते चलिए। इन दोनों की आप देख रहे होंगे, इनका लग्न जो है वो लिब्रा है, इसका मतलब तुला है। हम इनका भी आपको डेट ऑफ बर्थ बता दें नेपोलियन का, फिर दोनों का तुलना करते हैं। इनका जो नेपोलियन जी का बर्थडे था वो था 15 अगस्त 1769, 1769 में। याद होगा आपको 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इन्हीं के काल में हुई थी। तो 15 अगस्त 1769 में इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, और इनका जो लॉन्जिट्यूड है वो 8 ईस्ट है, 44
और लैटिट्यूड 41 नॉर्थ 55। बेग योर पार्डन। तो इस तरह से इन दोनों की कुंडली आप देख रहे हो तुला लग्न की बन रही है। विशेष बात क्या देख रहे हो आप, दोनों का ही स्वाति नक्षत्र है। देख लीजिए स्वाति नक्षत्र किसका होता है, तो राहु का होता है। दोनों का स्वाति नक्षत्र है, दोनों स्वाति का राहु हुआ। राहु जो है वो आप देखेंगे कि इन दोनों ही चार्ट्स में थर्ड हाउस से कांटेक्ट जरूर रखा है। ध्यान से देखिए, यहां पर राहु 9th हाउस में है, 7 दृष्टि, और यहां पर राहु स्वयं 3rd हाउस में है। यह पराक्रम का हाउस होता है, करेज का हाउस होता है। और दोनों ही कुंडलियों में देखिए सैटर्न आपका 10th हाउस में दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, यहां केवल सैटर्न है, मरकरी नहीं है। इसका सैटर्न और मरकरी दोनों जो है वो एडोल्फ हिटलर, इसमें मरकरी नहीं है। मरकरी इनका 7th हाउस में है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। इनके में सैटर्न मरकरी 10th हाउस में है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में सैटर्न 10th हाउस में है। अब सैटर्न में क्यों आपको बता रहा हूं बार बार, ध्यान से समझिए। यह है लिब्रा। लिब्रा में आपको पता होगा कि सैटर्न जो होता है वो एक्सॉल्टेड होता है, और लिब्रा में सैटर्न जो है योग कारक होता है, क्योंकि ये 4th और 5th दोनों हाउस का लॉर्ड होता है। एंगुलर हाउस और ट्राइन दोनों का लॉर्ड होने के कारण ये कारक बन जाता है। अब अगर इसकी परिस्थिति 10th हाउस में हो, तो 10th हाउस क्या होता है, हमारा वर्क होता है, हमारा करियर होता है, हम क्या करेंगे, वो 10th हाउस एस्टेब्लिश करता है। वहां पर सैटर्न, चूंकि लिब्रा में तो ये किसी भी परिस्थिति में ना उच्च का हो सकता है और ना ये अपनी राशि में हो सकता है, क्योंकि यही पोजीशन आएगी। तो यहां क्या होगा, नेचुरली कैंसर होगा, कर्क होगा। तो कर्क में ये यहां पर देख रहे हैं आप, दोनों जगह मौजूद है। अब सैटर्न की खास बात होती है 10th हाउस में अगर है, लिब्रा होगा तो सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो क्या करेगा, तो ये करेगा कि व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा और उसको बहुत प्रॉस्पेरिटी दे देगा, उसको इतनी संपन्नता दे देगा, फैक्ट्रीज हैं या फिर बड़े बड़े उद्योग हैं या बहुत बड़े जिनको कहते हो उसके नीचे काम करने वाले हजारों की संख्या में, इस तरह की परिस्थितियां दे देगा। अगर उस पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स हो तो, बेनिफिक कौन है, बेनिफिक एस्पेक्ट्स में आपका एक तो बन जाता है जुपिटर, याद होगा आपको। जुपिटर के साथ अगर मून के साथ इसका कहीं पर एक्सचेंज योग हो जाए, क्योंकि ये मून की ही राशि है, ध्यान से देखिए, मून के साथ कहीं एक्सचेंज हो जाए तो ये परिस्थिति देखो, यहां पर मून से एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम विनिमय योग कहते हैं। मून इसके और सैटर्न के साइन में मून और मून के साइन में सैटर्न, तो बहुत ही और अच्छा हो जाता है, हितकारी हो जाता है। मैं आपको आगे भी कुछ कुंडली बताऊंगा, मेरे उसमें है जो वेटिंग में, वहां पर सैटर्न और मून के साथ विशेष संबंध बना है, और वो व्यक्ति भी जिसको महाराज योग कहते हैं वो बनाया है उसने 5th हाउस से, उसमें भी व्यक्ति बहुत ऊपर तक गया है। तो चलिए अभी हम यहीं पर फोकस करते हैं। तो दोनों में सैटर्न 10th हाउस में, और नेपोलियन की कुंडली में मून से उसका विनिमय योग भी बन रहा है। अब क्या हुआ, हमने देखा कि सैटर्न जब यहां पर है, और अगर कहीं इस पर बेनिफिक एस्पेक्ट तो बता दिए हमने कि मून है या फिर आपका जुपिटर है, मरकरी है ना। मरकरी तो डुअल होता है, आपको पता ही है, कई बार मेलेफिक काम करता है तो कई बार बेनिफिक काम करता है। तो इनकी अगर इस पे एस्पेक्ट हो तो बहुत ही उत्तम होती है। लेकिन अगर मेलेफिक एस्पेक्ट्स हो जाएं, जिसमें केतु है, जिसमें राहु है, जिसमें मार्स है, अगर इनकी दृष्टि हो जाए या सूर्य के साथ भी इसका संबंध किसी तरह से नेगेटिव बन जाए, तो वो व्यक्ति ऊपर तक जाके धड़ाम से गिरता है और उसके यश में, उसकी ग्लोरी में पूरी तरह से कमी आती है। अपना चार्ट निकाल के देख लीजिए कि आप लिब्रा लग्न के हैं और ये परिस्थितियां आपकी सैटर्न की कहां बन रही हैं, देख लीजिए उसमें। अगला पॉइंट, लिब्रा लग्न होगा तो देखें ध्यान से, हमारा जो मार्स होगा वो मारक रहेगा, मार्केश बन जाए, क्योंकि 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों का लॉर्ड बन जाता है। क्या देख पा रहे हैं कि मार्स यहां खुद ही उस हाउस में विराजमान है, एडोल्फ हिटलर की कुंडली में। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 10th हाउस पे हो रही है, और सैटर्न की देखिए ध्यान से 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे हो रही है। क्या अर्थ हो गया,
दोनों में एस्पेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगला पॉइंट देखिए, यहां सूर्य भी मौजूद है, सन अपने उच्च साइन में, एरीज इसका उच्च होता है। तो ध्यान से देखिए जरा, एक सामंजस्य और बताने जा रहा हूं कि सन और मार्स 7th हाउस में, और यहां सन और मार्स दोनों के दोनों आपके यहां 11th हाउस में। बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों जगह सन और मार्स एक ही जगह। एक जगह है मंगल के साइन में, एरीज में, जहां पर सूर्य उच्च का होता है, और एक जगह सूर्य के साइन में जहां पर मार्स अपने जिसको कहते हो फ्रेंडशिप, फ्रेंडली साइन में और फ्रेंडली सन के साथ। तो बहुत स्ट्रांग हो गए सन और मार्स दोनों जब एक जगह पर है, यहां 7th हाउस में और यहां 11th हाउस में। इसका मतलब क्या हो गया कि पराक्रम में, ग्लोरी में और वृद्धि हो गई, जिसको कहते हो करेज में, साहस में। ऐसे लोग डरते नहीं हैं जब सन और मार्स एक साथ, और खासकर इस परिस्थिति में हो कि सूर्य जो है वो उच्च का हो रहा हो और मार्स अपनी राशि में हो, दोनों साथ हो, विशेष तरह का योग बन जाता है। ये कहीं 3rd हाउस में हो तो और ज्यादा पराक्रम आ जाता है व्यक्ति में, बुरी तरह से वो फिर डरता नहीं, बुरी तरह से लोगों को, मींस देशों को या क्षेत्रों को या जो उसके परिक्षेत्र में आता है उनको विजित करता है या फिर इस तरह के काम करता है। चलिए, तो आपने देखा सन और मार्स का हमने बता दिया आपको, कॉन्फेडरेशन एक साथ है, सैटर्न की आपको प्लेसमेंट बता दी, लग्न के बारे में बता दिया, स्वाति नक्षत्र। अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि दोनों ही कुंडलियों में 9 और 3 का देखिए जरा ध्यान से। नेपोलियन की कुंडली में राहु 3rd हाउस में है, केतु 9th में, आपस में 7 दृष्टि हमेशा होती है। इसका मतलब यहां पर ये एक बार फिर पराक्रम के भाव में है। जबकि एडोल्फ हिटलर की कुंडली में राहु 9th हाउस में है, केतु जुपिटर मून, जुपिटर अपनी राशि में है, 3rd हाउस में राहु की दृष्टि आ रही है। इसका मतलब ये भी पराक्रम भाव को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर पा रहा है। तो इस तरह से 3rd हाउस दोनों का बहुत एनर्जाइज है, 9th हाउस भी एनर्जाइज है, 10th हाउस बहुत एनर्जाइज है क्योंकि सैटर्न है वहां पे, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं मार्स और सन बहुत ही पावरफुल है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम एडोल्फ हिटलर की कुंडली लें तो इसमें सैटर्न देखिए यहां पर नवांशा में अपनी ही राशि में है। बहुत इंपॉर्टेंट एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहां और ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं यहां पर सैटर्न जो है वो लियो में है, नेपोलियन की कुंडली में। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम ओवरऑल इसकी परिस्थिति को देखें, D9 में भी वीनस केतु 9th में और राहु सन, इसका मतलब है फिर एक बार ये जो राहु है वो 3rd हाउस को नहीं छोड़ रहा है। अर्थ ये हुआ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोनों की कुंडलियां बन गई लिब्रा की, और जिनमें आपने सिमिलरिटी देख ली। विशेष बात, इनकी एज भी लगभग बराबर थी, एक 56 साल की एज पे, एक 52 साल की एज पे। 56 साल की एज पे जाने वाले हिटलर जी थे, एडोल्फ हिटलर, और 52 साल की एज पे जाने वाले नेपोलियन थे। नेपोलियन बोनापार्टे की हाइट भी बहुत कम थी, 5 फुट से कुछ ज्यादा, 5 फुट 1 इंच कुछ बताते हैं, कुछ 5.2, कुछ 5, 5.5 मींस 5.5। इसका मतलब है 5.5 फुट नहीं, 5 फुट से कुछ ज्यादा। इसका मतलब दोनों की हाइट भी ज्यादा नहीं थी, दोनों की परिस्थितियां ही समान थी। जर्मन और फ्रांस में दोनों अलग अलग टाइम में पैदा हुए, दोनों का कालखंड भी एक था। विशेष बात, दोनों की मृत्यु भी विशेष परिस्थितियों में हुई। चलिए देखते हैं, अगर हम सबसे पहले एडोल्फ हिटलर को लें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस महादशा में हुई थी वो हम आपको बताने वाले हैं। राहु की महादशा थी, राहु की महादशा थी, और राहु का ही अंतर था, प्रत्यंतर रादर। राहु की महादशा, राहु का प्रत्यंतर और सन का अंतर था। इसका मतलब है राहु की महादशा, सन का अंतर और राहु का प्रत्यंतर किस डेट में हुई थी? 30 अप्रैल 1945 को, 30 अप्रैल, संदिग्ध परिस्थितियों में 30 अप्रैल 1945 को इनकी मृत्यु हुई राहु की महादशा में। हमने बताया था कि राहु का ही है जो है आपका, जिसमें इनका जन्म हुआ था, तो जो कॉन्स्टिलेशन है वो स्वाति है राहु का, और यहां पर भी स्वाति है। देखिए अब दोनों में राहु कैसे इन्वॉल्व करता है अपने आप को। तो राहु की महादशा, फिर उसके बाद में सन की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा। 30 अप्रैल 1945 को संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हो गई।
आप समझ सकते हो कि राहु की महादशा में ही इनका विकास भी जबरदस्त हुआ था, क्योंकि थर्ड हाउस में और नाइन्थ हाउस में राहु का संबंध, राहु का कोई भी संबंध जो होता है अगर किसमें, वो हाउसेस 3, 6, 10, 11 इनसे बन जाए तो ये बहुत अपग्रेड करता है, बहुत अपग्रेड करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को काफी प्रोग्रेस देता है। तो क्या हो गया कि जैसे ही इनकी 1930 में 2 अगस्त 1930 को इसकी महादशा हिटलर की शुरू हुई, 2 अगस्त 1930 को आप देखेंगे कि इनका विकास जबरदस्त हो गया। चांसलर ये जर्मनी के 1934 में चुने गए और 45 तक लगातार चांसलर रहे। इसी तरह से जो वहां के एक इनको उपाधि मिली जिसको फ्यूरर कहा जाता था, जिसको लीडर कहते हैं, वो भी ये नाजी जर्मनी के 1934 से 45 तक रहे थे, 34 से 45 तक लगातार रहे थे। इसका मतलब यह हो गया कि राहु की महादशा ने इनको जबरदस्त अपग्रेडेशन दिया। राहु और सैटर्न मित्रवत काम करते हैं, आपको पता होगा। सैटर्न राहु के थ्रू काम कराता है, उसका एजेंट होता है एक तरह से। वो भले ही शैडो हो लेकिन वो सैटर्न का काम करता है, और मार्स केतु के थ्रू। तो इस तरह से राहु की महादशा में जब सन का अंतर था और राहु का प्रत्यंतर था तो इनकी 30 अप्रैल 1945 को मृत्यु हुई। अब आते हैं दूसरे पर, और वो है नेपोलियन बोनापार्ट। इनका क्या हुआ, इनकी एज 52 थी, 52, 56, इसका मतलब एज भी दोनों की बराबर थी। इनकी जो मृत्यु हुई वो जुपिटर की महादशा में हुई, लेकिन ध्यान से समझिए, अब जुपिटर की महादशा में हुई, लेकिन खास बात है और वो ये है कि राहु ये रहा, राहु का अंतर था और मार्स का प्रत्यंतर था। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जगह मार्स बहुत ही मेनली इन्वॉल्व है। क्यों है, क्योंकि बताया था भी आपको कि मार्स जो है वो यहां क्या बन जाता है, मार्केश बन जाता है, क्योंकि 2nd और 7 दोनों हाउसेस का लॉर्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग मारक जिसको कहते हैं, वो परिस्थितियां बना देता है। तो क्या परिस्थिति बनी कि यहां पर भी वही बात होगी निश्चित तौर पे, मार्स, तो मार्स के प्रत्यंतर में जुपिटर का महादशा, राहु का अंतरदशा और मार्स का प्रत्यंतर दशा, उसमें इनकी मृत्यु हुई नेपोलियन बोनापार्टे की। क्लियर हो गया। इस तरह से आपने देखा कि दोनों ही परिस्थितियों में मार्स राहु इन्वॉल्व रहा और सैटर्न ने इनको जो प्रोग्रेस थी 10th हाउस की वजह से वो दी, क्योंकि ये योग कारक होता है। तो आपने देख लिया इनके, और किसी दिन में इंडिपेंडेंट दोनों के चार्ट, कौन सा युद्ध कब लड़ा था, किस महादशा में, किस अंतरदशा में, किस प्रत्यंतर दशा में, किस सूक्ष्म दशा में, किस प्राण दशा में, वहां तक अगर टाइम मिला तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। यहां से आप समझ गए होंगे कि दोनों में ही एक ही तरह की महादशाओं में, दोनों में एक ही तरह की एज, दोनों में एक ही तरह का भाव, तानाशाही का भाव, दोनों में एक ही तरह का लग्न, दोनों में लगभग एक ही तरह का प्लानिटरी प्लेसमेंट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो दे रहा हूं वीडियोस लगातार, मैं वही दूंगा जो आपको विशेष तरह के बताएंगे कि क्या एक तरह के प्लैनेट्स किस तरह से मनुष्य के जीवन को एक ही तरफ ले जाते हैं। दोनों ने संघर्ष किया, दोनों ने कई देशों को जीता, दोनों ने तानाशाही व्यवस्था अपनाई, कई हजारों लोगों को कत्ल करवाया अलग अलग तरह से। वो हम सब आपको बताएंगे। नाजी मूवमेंट किस तरह से हिटलर ने, ये किसी समय हम आपका विवेचन और ज्यादा देंगे। अभी मेरा केवल विषय जो था वो ये था कि सैटर्न किस तरह से हमें अपग्रेड करता है और फिर कैसे जमीन पर गिराता है। सैटर्न 10th हाउस में था दोनों, इसने अपग्रेड किया, बहुत कहां तक ले गया, और दोनों की ही जो मृत्यु थी विपरीत परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। एक की तो 1821 में और एक की तो 1945 में। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि प्लैनेटरी पोजीशन हमें छोड़ती नहीं है। जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन उस तरह का हमारा जीवन होता है, हमारी बुद्धि उसी तरह की बनती है, हम उसी तरह का सोचते हैं। हम कितने भी होशियार बन लें, हम कितना भी कहें कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हम कितना भी कहें हम प्रकृति को नहीं मानते, हम कितना भी कहें हम चीजों को नहीं मानते, लेकिन वो चीजें हमें विश्वास दिलाने के लिए कंपेल कर देती हैं, बता देती हैं कि नहीं, आप माने ना माने, होना यही है जो विधि का विधान है। तो आप समझ गए होंगे, दोनों ही लिब्रा लग्न के आपको चार्ट मैंने बताए हैं, और
D9 भी हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि अभी इनका हम विवेचन अगर शुरू कर देना तो इसमें हमें फिर 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। किसकी कहां दृष्टि है, किसका क्या संबंध है, कौन से सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में या प्रत्यंतर दशा में क्या घटनाएं क्यों घटित हुई थी, फिर इसके बाद में D9, फिर उसके बाद में हम मून चार्ट को विवेचित करें, उसके बाद में फिर इनका अलग अलग विवेचन हम भावचलित से लें, है ना। फिर इसके साथ ही इनके सर्वाष्टक वर्ग देखें, कौन से ऐसी परिस्थितियां थी, कौन सा प्लैनेट जो है वो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग था, विनाष्टक वर्ग की पूरी आपके सामने। तो एक बहुत विशद विवेचन होता है, सिंपल नहीं। लेकिन मैं आपको जो विवेचन देता हूं, टू दी पॉइंट दे देता हूं कि देखिए ये मोटा मोटा इन दोनों में संबंध था और इनके कार्यों में भी इसी तरह से समानता पाई गई। आज तक आपको याद होगा नेपोलियन और हिटलर का नाम ज्यादा लिया जाता है क्योंकि उसने रक्तपात ज्यादा किया था, लेकिन दोनों ही तानाशाह थे, दोनों ने ही एक अलग तरह का सिस्टम फ्रांस में और जर्मनी में लागू किया था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है एक आप आउटलाइन समझ गए होंगे कि क्या परिस्थितियां हैं। अपना चार्ट भी आप इससे चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि कितना आप ऊपर जाके नीचे गिर सकते हैं अगर सैटर्न पे, एक बार रिपीट कर देता हूं इसका जिस्ट, इसका क्रक्स, अगर सैटर्न पर केतु, राहु और मार्स की दृष्टि आ रही हो और सैटर्न वहां पर पीड़ित हो, एफ्लिक्टेड हो, तो समझ लीजिए कि आप जितने ऊपर बढ़ रहे हैं नीचे गिरने को तैयार हो जाओ, जिसका आपको एहसास भी नहीं होगा। रातों रात ऐसा हो सकता है, कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ महीनों में, बहुत जल्दी होता है जिसका पता व्यक्ति को नहीं चल पाता है। अगर ऐसा सैटर्न स्ट्रॉन्ग हो और अच्छी तरह बेनिफिट जो प्लैनेट्स होते हैं उसके द्वारा दृष्ट हो, D9 में उसकी स्ट्रॉन्ग परिस्थितियां हो और भी चार्ट्स में अगर अच्छी परिस्थितियां बना रहा हो, उसका षडबल अच्छा हो, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है, षडबल को भी आप जरूर देखिए, तो भी ये परिस्थितियां जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, व्यक्ति गिरेगा नहीं, उसका शार्प जिसको पतन कहते हैं वो नहीं होगा। इन दोनों ही चार्ट्स में सन और मार्स की परिस्थिति बहुत अच्छी है, इसीलिए उनका नाम आज तक है। जब हम नेपोलियन की बात करते हैं तो सूर्य का षडबल 1.64 है जो कि सबसे ज्यादा है इसकी कुंडली में, और मार्स का षडबल 1.39 है, समझ लीजिए आप, जो कि सेकेंड लास्ट है। इसका मतलब दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है नेपोलियन के चार्ट में और दोनों ही स्ट्रांगली 11th हाउस में प्लेस्ड हैं। याद होगा आपको, जो मेघनाथ था उसके भी 11th हाउस में सब ऐसे महत्वपूर्ण प्लैनेट्स थे और इसलिए कितना भीड़ था वो समझ सकते हो आप। तो ये जितने भी हमारे 3, 6, 10, 11 हमारे हाउसेज होते हैं जिनको आप उपचय कहते हो, प्रोग्रेसिव हाउसेज, वो उनमें अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो व्यक्ति को कहां से कहां ले जाते हैं। फिर इसके बाद एडोल्फ हिटलर के अगर हम देखें जिसको षडबल कहते हैं, तो इसके षडबल में भी स्थितियां ये हैं कि इसमें सूर्य 1.31 षडबल के साथ है और मार्स 1.33 षडबल के साथ है। तो इसका मतलब है हिटलर का भी जो है बहुत अच्छा सन और मार्स है। इसका वीनस भी बहुत स्ट्रांग है 1.42। वीनस स्ट्रांग होने के कारण इसके कई रिलेशनशिप रहे थे, याद होगा आपको, और लास्ट में भी इसने अपने जो रिलेशनशिप में जिसके साथ था, कहते हैं उसी के साथ अपने को शूट किया था। जो भी परिस्थितियां रही, इसका मतलब वीनस बहुत स्ट्रांग होने के कारण ये पक्ष भी इसके लाइफ में बहुत ही स्ट्रांग था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं आपको फिर कोई महत्वपूर्ण वीडियो दूंगा किसी महत्वपूर्ण इशू पर। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शनिदेव को देखिए क्या करते हैं और भी प्लैनेट्स उनका कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे विरोध करते हैं, उस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अगला वीडियो जल्दी दूंगा, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।